महीने के आखिरी दिन फोन पर बजने वाली वो सैलरी क्रेडिट की घंटी किसे अच्छी नहीं लगती है ना। लेकिन क्या कभी गहराई से सोचा है कि इस मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने वाले नियम असल में बने कब और कैसे? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक कानून को डिकोड करेंगे जो भारत में काम करने वाले हर व्यक्ति की रीढ़ है। 1936 का वेतन भुगतान अधिनियम यानी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। जब भी महीने के अंत में सैलरी अकाउंट में आती है तो उसके पीछे काम करने वाले अदृश्य नियम क्या हैं? ये बुनियादी कानूनी अधिकार समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। इस पूरे विषय को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटकर देखने वाले हैं। पहले वेतन की असल कानूनी परिभाषा को समझेंगे, फिर भुगतान के सही समय की बात करेंगे, उसके बाद सैलरी से होने वाली वैध कटौतियों, जुर्मानों यानी फाइन से जुड़े सख्त नियमों और अंत में रिकॉर्ड मेंटेनेंस की अहमियत को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वेतन की परिभाषा को डिकोड करना। आखिर कानून की नज़र में वेज या पेचेक माना किसे जाता है? 1936 का यह अधिनियम कहता है कि वेतन ऐसा कोई भी पारिश्रमिक है जिसे पैसे में व्यक्त किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो अगर रोजगार की शर्तें पूरी की गई हैं, मतलब काम ईमानदारी से किया गया है, तो जो पैसा मिलना तय हुआ है वही कानूनी तौर पर वेतन है। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा मतलब ये भी है कि नियोक्ता सिर्फ अनाज, कोई सामान या डिस्काउंट वाउचर देकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। भुगतान को स्पष्ट रूप से पैसों के रूप में ही होना चाहिए। ये कोई आम परिभाषा नहीं है, बल्कि हर कदम पर अधिकारों की ढाल बनकर खड़ी रहती है। अगर हम इसके नियमों की तुलना करें तो काफी सारी आम गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। एक तरफ ओवरटाइम, छुट्टियों का पैसा, बोनस और नौकरी खत्म होने पर मिलने वाली रकम, ये सब वेतन की कानूनी परिभाषा के दायरे में आते हैं। दूसरी तरफ ट्रैवल अलाउंस, पेंशन फंड में नियोक्ता का योगदान, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम या घर की सुविधा जैसी चीजें इस परिभाषा से बिल्कुल बाहर रखी गई हैं। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में बिल्कुल स्पष्ट रहे कि कानूनी दावा किस रकम पर किया जा सकता है और किस पर नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, भुगतान का समय, यानी नियोक्ताओं के लिए वो टिक टिक करती घड़ी। कानून ये अनिवार्य करता है कि नियोक्ताओं को एक वेज पीरियड यानी वेतन अवधि तय करनी ही होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अवधि किसी भी स्थिति में 1 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती, चाहे वो दैनिक हो, साप्ताहिक हो या फिर मासिक। जरा ब्रिटिश काल के उस दौर को याद कीजिए जब नियोक्ता मनमाने ढंग से महीनों तक वेतन रोक लेते थे और कामगार कर्ज में डूब जाते थे। उस समय 1 महीने की ये अधिकतम चैप कितनी बड़ी कानूनी जीत रही होगी। और अगर हम इसकी समय सीमाओं के गणित को देखें तो कार्यबल के आकार के आधार पर बहुत ही स्पष्ट अंतर दिखता है। अगर किसी संस्था में 1000 से कम लोग काम करते हैं तो वेज पीरियड खत्म होने के 7 दिनों के भीतर भुगतान हो जाना चाहिए। 1000 से ज्यादा लोग होने पर यह समय सीमा 10 दिन तक जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम नौकरी जाने की स्थिति से जुड़ा है। अगर किसी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसके अंतिम कार्य दिवस के बाद दूसरे वर्किंग डे के खत्म होने से पहले सारे पैसे मिल जाने चाहिए। अचानक नौकरी जाने की उस भयानक स्थिति में ये नियम एक तत्काल राहत सुनिश्चित करता है। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि 1936 के इस कानून में भुगतान का डिफॉल्ट तरीका आज भी सिक्के और करेंसी नोट ही माना गया है। जरा सोचिए, अगर आज के समय में पूरी सैलरी भारी भरकम सिक्कों की बोरियों में घर ले जानी पड़े, यकीनन ये बहुत अजीब होगा। खैर, आधुनिक समय की ज़रूरतों को देखते हुए ये छूट दी गई है कि वेतन चेक के माध्यम से या सीधे बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट किया जा सकता है। पर ध्यान रहे, इसके लिए स्पष्ट और लिखित सहमति बिल्कुल अनिवार्य है। कोई भी नियोक्ता अपनी मर्जी से इसे थोप नहीं सकता। चलिए अब तीसरे और थोड़े सतर्क करने वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वैध कटौतियों के नियम। एक पेचेक से कानूनी रूप से क्या काटा जा सकता है? ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी का अंतर हम सब जानते हैं, लेकिन क्या नियोक्ता मनमाने ढंग से पैसे काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कानून ने कटौतियों की एक बहुत ही सख्त और लिमिटेड सूची दी है, जैसे बिना बताए ड्यूटी से गायब रहने पर या सीधे लापरवाही के कारण कंपनी के किसी सामान का नुकसान होने पर कटौती हो सकती है। इसके अलावा दिए गए घर का किराया, इनकम टैक्स कोर्ट के आदेश या प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ जैसी वैधानिक चीजें ही काटी जा सकती हैं। इसके बाहर किसी भी बहाने से की गई कटौती पूरी तरह से गैरकानूनी मानी जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई जायज़ कारण होने पर पूरी की पूरी सैलरी ही काट ली जाए। इन हैंड सैलरी यानी टेक होम पे की सुरक्षा करने वाली एक बहुत मजबूत सीमा तय है। सामान्य मामलों में किसी भी एक महीने में कुल कटौती वेतन के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कोई भुगतान जुड़ा है तो ये लिमिट अधिकतम 75% तक जा सकती है।
ये नियम सुनिश्चित करता है कि चाहे कितना भी कर्ज क्यों ना हो, घर ले जाने वाले वेतन का कम से कम आधा हिस्सा हमेशा सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, जुर्माने के सख्त नियम या कह लें फाइन पर फाइन प्रिंट। फाइन लगाने के नियम इतने सख्त हैं ताकि कार्यस्थल पर किसी भी तरह के शोषण की गुंजाइश ही ना बचे। कोई भी जुर्माना बॉस के मूड के हिसाब से नहीं लगाया जा सकता। पहला, फाइन सिर्फ उन्हीं गलतियों पर लगेगा जिनकी लिस्ट पहले से मंजूर हो। दूसरा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत कर्मचारी को अपना पक्ष रखने या कारण बताओ का मौका जरूर मिलना चाहिए। और तीसरा, जो बेहद अहम है, 15 साल से कम उम्र के किसी भी कामगार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। कानून युवा कामगारों की संवेदनशीलता को बहुत गहराई से समझता है। यहाँ जो सबसे चौंकाने वाला नंबर है वो है सिर्फ 3%। जी हाँ, कानून बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी एक वेतन अवधि में लगाया गया कुल जुर्माना उस महीने के देय वेतन के 3% से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकता। सोचिए, आज से लगभग 90 साल पहले ये लिमिट तय कर दी गई थी। ये सीमा सुनिश्चित करती है कि कोई भी नियोक्ता फाइन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके किसी को आर्थिक रूप से तबाह ना कर सके। जुर्माने की इस टाइमलाइन को भी बहुत सख्ती से नियंत्रित किया गया है। अगर पहले दिन जुर्माना लगा तो उसे किश्तों में नहीं वसूला जा सकता, उसे एक मुश्त लेना होगा। 60 दिन बीत जाने के बाद उसे वसूला ही नहीं जा सकता, वो एक्सपायर हो जाता है। और इसमें जो सबसे शानदार मास्टर स्ट्रोक है, ये वसूला गया पैसा नियोक्ता की अपनी जेब में या कंपनी के मुनाफे में नहीं जाता। इसे एक स्टाफ बेनिफिट फंड में जमा करना होता है, जो आगे चलकर कर्मचारियों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल होगा। ये नियम झूठे फाइन लगाकर अपना मुनाफा बढ़ाने के लालच को जड़ से खत्म कर देता है। और अब हमारी पांचवी और आखिरी कैटेगरी, रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना। अनुपालन का वह पेपर ट्रेल जो इस पूरे कानून को ताकत देता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने से ही समझ आ जाता है कि कानून अनिवार्य रजिस्ट्रों पर कितना जोर देता है। बिना सही रिकॉर्ड के किसी भी कानून को जमीन पर लागू करना लगभग असंभव है। ये महज कोई कागजी खानापूर्ति नहीं है, बल्कि कानूनी जवाबदेही और अधिकारों का मूल आधार है। कानून के तहत 3 विशिष्ट रजिस्टर नियोक्ताओं की जवाबदेही तय करते हैं। पहला, जुर्मानों का रजिस्टर। दूसरा, नुकसान के लिए की गई कटौतियों का रजिस्टर। और तीसरा, मजदूरी का रजिस्टर, जिसमें पेशीट की डुप्लीकेट कॉपी शामिल हो। ये सुनिश्चित करता है कि काटे गए हर एक पैसे और लगाए गए हर एक जुर्माने को ट्रैक किया जा सके। जरा सोचिए, इन दस्तावेजों के बिना एक विशाल कॉरपोरेशन के सामने किसी की बात की क्या ही अहमियत रह जाती। ये पेपर ट्रेल विवाद की स्थिति में एक बहुत बड़ी ताकत देता है। इन बेहद विशिष्ट ऐतिहासिक नियमों को गहराई से समझने से पूरे कार्यबल को एक नई ताकत मिलती है और पता चलता है कि वेतन के अधिकार कितने मजबूत हैं। लेकिन जाते जाते ये सब आज के तेजी से बदलते परिदृश्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। क्या 1936 के वेतन भुगतान अधिनियम की ये इतनी सख्त परिभाषाएं और सुरक्षा उपाय आज की आधुनिक गिग इकोनॉमी पर आसानी से लागू होते हैं, जहां एक कर्मचारी और एक फ्रीलांसर के बीच का अंतर लगातार मिटता जा रहा है? वहां ये ऐतिहासिक नियम कैसे काम करेंगे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।